हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लोज सेट के बारे में, समवर्त समुच्चय और लिमिट पॉइंट सीमा बिंदु। हमने दोनों की परिभाषा पढ़ी अच्छे से और उन पर आधारित एक थ्योरम की इम्पोर्टेंट थ्योरम हम एग्जाम की। ओके, थ्योरम ये थी कि कोई दूरी समष्टि है एक्स डी, अक्ष का उपसमुच्चय कोई कैपिटल ए, तो ए संवर्त होगा, वो तभी और तभी संवर्त होगा जब ए डैश क्या हो, विवर्त समुच्चय। ए डैश क्या है? ए डैश बोले तो ए का ए का पूरक समुच्चय, जहाँ पे ए डैश का मान अक्ष माइनस ए, अक्ष के वे अवयव जो ए में नहीं है। ठीक है, यानी जो अवयव ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा। ओके, तो इसके ऊपर आधारित अपने थ्योरम की थी। तो अब उसी स्टेटमेंट को देखो, एक अपन है ना परिभाषा के तौर पे लिखेंगे। कैसे? इसी दूरी समष्टि एक्स डी में अक्ष का उपसमुच्चय अक्ष का उपसमुच्चय ए, वो क्या होगा? समवर्त समुच्चय होगा यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि ए डैश, और ए डैश क्या है? एक का पूरक समुच्चय एक विवर्त समुच्चय हो। इसको अपन ने प्रूव कर दिया था, जहाँ पे ए डैश का मान एक्स माइनस ए। अब देखो इसका यूज करेंगे हम आगे के लिए। कैसे? आपको मान लो कोई भी दूरी समष्टि दे रखी है और कोई उसका उपसमुच्चय दे रखा है, चाहे वो ए हो, बी हो, कुछ भी हो, और आपको प्रूव करवाना है कि आप ये दिखाइए कि ये समवर्त समुच्चय होना चाहिए। तो यदि आप उसके पूरक समुच्चय, चाहे ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, सी है तो सी डैश, उसके पूरक समुच्चय को यदि आप विवर्त समुच्चय प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? समवर्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये अपने पास एक अलग से कंडीशन आ गई, किसी भी समुच्चय को समवर्त समुच्चय दिखाने की, किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूफ करने की। ओके, आपको क्या करना है? कोई भी समुच्चय है वो अक्ष का हो जाएगा दूरी समष्टि का, उसको आपको क्लोज सेट दिखाना है तो आप उसके पूरक समुच्चय को ओपन सेट दिखा दीजिए, विवर्त समुच्चय दिखा दीजिए। यदि ऐसा हो गया तो वो समुच्चय क्या हो जाएगा? समवर्त समुच्चय हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने पास एक ऑप्शन आ गया, कोई भी सेट है उसको समवर्त समुच्चय क्लोज सेट दिखाने का। ओके, तो आप इसको ऐसे कैसे लिखिए और हम इसको काम में लेंगे आगे की थ्योरम के लिए। नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए, ये अपनी आज की थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और यदि आप इसका स्टेटमेंट है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो इसी स्टेटमेंट को अपन और किसी समुच्चय के लिए प्रूफ कर चुके हैं। याद कीजिए, विवर्त समुच्चय, उसकी परिभाषा और उसकी पहली थ्योरम क्या थी? सिद्ध कीजिए कि दूरी समष्टि में प्रत्येक विवर्त गोलक एक विवर्त समुच्चय होता है। तो यहाँ पे क्या है? सिद्ध कीजिए कि दूरी समष्टि में प्रत्येक संवर्त गोलक एक संवर्त समुच्चय होता है।
दो कंडीशन वहां से अपने को पता होनी थी, उसका प्रोसेस और इसका प्रोसेस सेम है। अगर वो आपको अच्छे से क्लियर है, याद है कि उसमें अपन ने कौन सा प्रोसेस अपनाया था प्रूफ करने के लिए, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। परिवर्तन आपको करना होगा, विवर्त गोलक की जगह यहाँ पे संवर्त गोलक है, तो संवर्त गोलक को आपको दिखाना है संवर्त समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें संवर्त गोलक की परिभाषा पता होनी चाहिए। क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड बोन। ओके, अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा उसके प्रोसेस को याद कीजिए, देखिए कि वहां पे अपन ने क्या किया था। तो एक कोई संवर्त गोलक ले लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना, वो क्या करना है कि संवर्त गोलक को संवर्त समुच्चय दिखाना है। तो आपको जिसको संवर्त समुच्चय दिखाना है उसके पूरक को क्या दिखा देंगे, विवर्त समुच्चय दिखा देंगे, तो वो स्वयं क्या हो जाएगा, संवर्त समुच्चय हो जाएगा। ये जो हमने अभी नोट लगा के पॉइंट लिखा है, इससे पहले वाली क्लास में जो अपन ने थ्योरम प्रूफ की थी उससे। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे कंबाइंड होकर काम में आएंगी। थ्योरम ये बहुत ही आसान है, देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल इनकी परिभाषा जो अभी लिखा वो याद होना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोसेस है वो सेम टू सेम आप देख सकते हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं थ्योरम को। इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए। यदि अक्ष ये क्या है, दूरिक समष्टि है। अब आपको इसमें लेना है कोई संवर्त गोलक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी संवर्त गोलक है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो उसका रिप्रेजेंट अलग करते कैसे हो। तो संवर्त गोलक की आपको स्टार्टिंग में परिभाषा दिखाई हुई है। विवर्त गोलक और संवर्त गोलक में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। यदि अक्ष एक दूरिक समष्टि है तथा एस अक्ष दूरिक समष्टि में क्या है, कोई संवर्त गोलक है, तो इस तरीके से लिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तब देखिए एस अक्ष का मान आप कैसे लिखोगे, एस अक्ष आर में यदि कोई अवयव है अक्ष, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डी अक्ष अक्ष 0 लेस देन इक्वल टू भी होना चाहिए आर। ठीक है, जहां पे जो अक्ष है वो भी इसी का अवयव है, और अक्ष है वो तो इसका अवयव हो जाएगा, और अक्ष वो कैपिटल अक्ष का भी अवयव है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जहां थोड़ा सा बता देना कि अक्षीय रूप क्या है, इस समवर्त गोलक का केंद्र है, आर त्रिज्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये इतना तो लिख दोगे। अब प्रूफ क्या करना है कि जो समवर्त गोलक यानी एस अक्षीय आर, ये क्या होना चाहिए, समवर्त समुच्चय होना चाहिए, क्लोज सेट होना चाहिए। तो यहाँ से प्रूफ क्या करना है, तब सिद्ध करना है कि असक्षीय कोई संवर्त गोलक है, वो क्या होना चाहिए, संवर्त समुच्चय। ठीक है, अब जो हमने अभी अभी नोट लिखा है उसके आधार पर इसका लेंगे पूरक, किसका, आपको जिसको संवर्त समुच्चय दिखाना हो, चाहे वो ए हो, बी हो, कोई भी संवर्त गोलक हो, कोई भी हो, तो आपको उसको पूरक को क्या दिखा देना है, विवर्त समुच्चय प्रदर्शित कर देना है। ओके,
ये लैंग्वेज लिख दूंगे आप आसान सी कि एस अक्षर को संवर्त समुच्चय सिद्ध करने के लिए इसका पूरक लिया। देखो मैंने एस अक्षर और यहाँ पे डेश लगा दिया, ठीक है। तो डेश से आप समझ जाना कि ये इसका क्या है, पूरक समुच्चय। एस अक्षर का पूरक समुच्चय एस अक्षर डेश, ओके। ये आप इसका प्रतिचिन्ह आप समझ जाना। इसको आपको क्या दिखाना है, विवर्त समुच्चय प्रदर्शित करना है। और कोई भी समुच्चय विवर्त समुच्चय कब होगा, इसकी कंडीशन आपको अच्छे से याद है। एस अक्षर कंटेनिंग जी, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के अवयव को केंद्र मानकर एक विवर्त गोलक लेना है जो कि जी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब इसको विवर्त समुच्चय दिखाएंगे तो ये विवर्त समुच्चय वाली कंडीशन उसी थ्योरम से है जिसमें आपने प्रत्येक विवर्त गोलक को एक विवर्त समुच्चय प्रूव किया था। तो कहने का मतलब है कि ये थ्योरम है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको कंडीशन अच्छे से याद है, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी थ्योरम बन जाएंगी। नहीं तो देखो परेशानी आएगी, ओके। तो परिभाषाएं कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिखो आप यहाँ तक इसको। ये बात देखो हम पहले भी लिख चुके हैं कि जो रिक्त समुच्चय फाई होता है वो सदैव क्या होता है, एक विवर्त समुच्चय होता है। तो यदि एस अक्षरो आर डेक्स ये कोई समुच्चय वो रिक्त है तो ये विवर्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक दूरी समष्टि में विवर्त समुच्चय होता है। यदि रिक्त है तो विवर्त समुच्चय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि रिक्त नहीं हुआ तो यानी उसमें कोई अवयव हुआ तो देखिए कोई अवयव ले लेते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं। यदि एस अक्षरो आर डैश है एरिक समुच्चय तो इसमें सबसे पहले कोई अवयव ले लें। फोर एक्स बिलोंग्स टू एस अक्षरो आर डैश, ओके। अब इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे कि अक्ष है वो ए डैश में है तो इसका मतलब अक्ष है वो ए में नहीं है। इसी प्रकार से अक्ष यदि एस अक्षरो आर डैश में है तो अक्ष है वो एस अक्षरो आर में नहीं होगा, ओके। तो यहीं से आपका इसका प्रूफ है वो स्टार्ट करना, प्रारंभ करना है कि भाई ये इसके डैश में है तो इसके समुच्चय में नहीं होगा, ओके। देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हो आप, दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू एस अक्षरो आर। और एस अक्षरो आर क्या है, एक संवर्त गोलक है।
तो देखो समवर्त गोलक की परिभाषा क्या होती है कि यदि मान लो जो अक्ष है वो इसका अवयव है, यदि अक्ष इसका अवयव है तो क्या हो जाएगा dx अक्ष 0 लेस देन इक्वल टू r। हमने शुरू में इसकी परिभाषा लिखी है। अब अपने पास क्या है कि अक्ष वो इसका अवयव नहीं है, तो देखो यदि अक्ष अवयव है तो हमने लिखा है इसको dx अक्ष 0 लेस देन इक्वल टू r। जब अक्ष अवयव है, अब यहाँ पे अपने पास कंडीशन क्या आई है कि अवयव नहीं है, तो इसका मतलब इस कंडीशन की पालना नहीं होगी। तो कौन सी कंडीशन की पालना होगी? देखो इक्वल टू की कंडीशन है उसकी पालना नहीं होगी, लेस देन की पालना नहीं होगी, तो एक कंडीशन बची कौन सी? ग्रेटर देन। ठीक है, इसको आपको समझना होगा कि यदि अक्ष है वो समवर्त गोलक जो आपका क्लोज स्फीयर है एस अक्षीवार उसका अवयव है, तो आप ऐसे समीकरण को इस प्रकार लिखते हो dx अक्ष 0 लेस देन इक्वल टू r। ओके, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अवयव नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो कौन सी बच गई? ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, तो प्रत्येक कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे? dx अक्ष 0 नॉट लेस देन इक्वल टू r, यानी dx अक्ष 0 ग्रेटर देन r। और इसी के माध्यम से अगर उससे पहले वाली थ्योरम की बात करो तो हमने r1 को परिभाषित किया था, जहां पे r1 है कोई आपका दूसरा होगा विवर्त गोलक या समवर्त गोलक जो भी है, उसकी त्रिज्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। और उसको कैसे प्राप्त किया था? अगर आपको पीछे वाला थोड़ा बहुत याद है तो इसको आगे क्या लिखोगे? dx अक्ष 0 माइनस r ग्रेटर देन 0। अब ये r के पदों में है तो इसको पूरे को ले लेंगे r1, जहाँ पे r ग्रेटर देन 0 है तो r जो 1 है वो भी अपना क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो मतलब उसको किसी समवर्त गोलक या विवर्त गोलक की त्रिज्या लिया जा सकता है। या इसमें क्या लिखोगे? r1 ग्रेटर देन 0, जहां r1 का मान क्या है? dx अक्ष 0 माइनस r। ओके, सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि रिक्त समुच्चय है तो विवर्त समुच्चय अपना आप हो जाएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक दूरी समष्टि में विवर्त समुच्चय होता है। अधिक है, अवयव ले लिया, ये अवयव इसमें है तो इसके पूरक में नहीं होगा, यानी एस अक्षीवार में नहीं होगा। ठीक है, जब ये अवयव इसमें होगा तो लेस देन इक्वल टू कंडीशन नहीं है, तो ये कंडीशन नॉट अनसेटिस्फाई, तो कौन सी बची? ग्रेटर देन। इसको इधर ले r1 मान दे दिया। ठीक है, लिखो, इसको समझ में आ गया होगा। देखिए r1 का मान अपने पास आ गया dx अक्ष 0 माइनस r, जहाँ पे r1 ग्रेटर देन 0 कोई धनात्मक वास्तविक संख्या। अब अपने को क्या करना है? r1 को त्रिज्या ले लेंगे और इसमें केंद्र अक्ष 0 है, तो अक्ष 0 के अलावा कुछ भी ले लीजिए आप, अक्ष अक्ष1 कुछ भी, उनको केंद्र लेके क्या लेंगे? विवर्त गोलक लेंगे। ध्यान रहे आपको जो आपका समवर्त गोलक है एस अक्ष 0 इसको दिखाना है समवर्त समुच्चय क्लोज सेट, और इसके लिए अपन जो इसका पूरक है एस अक्ष 0 r डैश इसको दिखा रहे हैं विवर्त समुच्चय। तो इसको विवर्त समुच्चय दिखाने के लिए कोई एक विवर्त गोलक होना चाहिए जो इसमें कंटेन करे, किसमें? एस अक्ष 0 r डैश में। ये आपको देखो परिभाषा पता होनी चाहिए, विवर्त समुच्चय की अपन पहले भी कर चुके हैं।
ये केवल मैंने कंडीशन लिखी है किसी भी समुच्चय को विवर्त समुच्चय प्रदर्शित करने की। यदि R1 को त्रिज्या तथा अक्ष को केंद्र लेकर कोई विवर्त गोलक ले लिया, जो अक्ष से वो आ रहा है उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया अक्ष R1, यही वहाँ जो ये मान है यही वहाँ पे लिया था, आप देख सकते हो। थोड़ा सेम भी हो जाएगा, आपको थोड़ा याद रखने में अच्छा हो जाएगा ये। तब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये विवर्त गोलक है, ये कंटेन करना चाहिए एस अक्ष 0r डेश में। यदि ऐसा हो जाता है तो एस अक्ष 0r डेश क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय हो जाएगा, और वो विवर्त समुच्चय हो जाएगा तो एस अक्ष 0r संवर्त समुच्चय क्लोज सेट। ओके, और यही अपने को प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका भी तरीका आपको मैंने बताया था। जैसे ए कंटेनर बी है तो आप कोई अवयव लीजिए, ए में उसी अवयव को दिखा दीजिए बी में, उसी प्रकार से कोई एक अवयव लेंगे एस अक्ष R1 में, ठीक है, विवर्त गोलक में, उसी अवयव को प्रूफ करेंगे कि ये अवयव किसमें है, एस अक्ष 0r डैश में। तो इसका मतलब एस अक्ष R1 कंटेनिंग एस अक्ष 0r डैश। हो गया प्रूफ, ये अपनी थ्योरम है, ठीक है। तो केवल अपने को एक अवयव लेना है। तो देखिए अक्ष तो यहाँ पे आ चुका है, और y बिलोंग्स टू s अक्ष R1। एक अवयव ले लिया मैंने y, और इस सभी अवयव के लिए होगा y बिलोंग्स टू s अक्ष R1। तो इसको देखो, ये विवर्त गोलक है, तो जो विवर्त गोलक है उसकी परिभाषा से इसको क्या लिख सकते हो, d, ये y, इसका केंद्र अक्ष लेस देन R1। ये कंडीशन हो जाएगी किसकी, विवर्त गोलक की परिभाषा से। देखिए केवल यहाँ पे परिभाषाओं का खेल है, अगर परिभाषा याद है तो आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ओके, तो एक अवयव ले लिया और अवयव ले लिया, तो आपने को पता होना चाहिए क्या है, विवर्त गोलक है, विवर्त गोलक में मान इस तरीके से होगा, इसको ठीक से लिखोगे। ओके, जो डी ये है वाई एक्स लेस देन R1, क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी एक्स वाई लेस देन R1, डी वाई एक्स की जगह क्या डी एक्स वाई अप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। क्यों, अक्ष डी है वो दूरी समझती है M3 सममित प्रॉपर्टी से। देख लीजिए हर कंडीशन यहाँ पे काम में आ रही है। M3 से जो आपका डी वाई एक्स है उसको क्या लिख दिया, डी अक्ष। ओके, अब अगर आपको ठीक से याद हो तो वहां पे अपन ने M4 प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी M4 प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो देखिए उसको अप्लाई करते हैं आगे। एक्स डी है, दूरी समझती है M4 से। डी अक्ष जीरो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स जीरो। ओके, ये अपनी M4 प्रॉपर्टी, यहाँ पे तीनों एलिमेंट यहाँ पे काम में दिए गए हैं। अक्ष जीरो वाई तीनों किसके हैं, अक्ष के अवयव है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे उपसमुच्चय हैं ये अक्ष के अंदर में है, तो इस इनके अवयव है किसी न किसी के। ओके, चाहे वो विवर्त गोलक हो, समवर्त गोलक हो, उपसमुच्चय हो, सारे अक्ष के हैं, तो ये सारे अवयव किसके हो जाएंगे, अक्ष के। अब देखिए जो अपने पास मान है उनको अप्लाई करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, डी एक्स अक्ष जीरो
माइनस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स जीरो। या डी एक्स एक्स जीरो, तो डी एक्स वाई इसको क्या लिख सकते हैं डी वाई एक्स, क्योंकि अपने पास है डी मान किसका एक्स वाई का वाई एक्स। चलो फिर एक्स वाई का लिख देते हैं, यहाँ पे इसको अपन ने चेंज कर लिया है तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। या इसको क्या लिख सकते हो दूसरे तरीके से डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स एक्स जीरो माइनस डी एक्स वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी एक्स वाई का मान अप्लाई करेंगे यहाँ पे कौन सा R1, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए, देखो जो अपना डी एक्स वाई है वो क्या है लेस देन R1 है, तो डी एक्स वाई है उसकी जगह मान अप्लाई करेंगे R1, तो इक्वल टू का चिन्ह हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओनली ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, लिखो आप यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए जो डी एक्स वाई है उसकी जगह अपन ने R1 अप्लाई किया है। आप ये एम4 की प्रॉपर्टी उपयोग किस प्रकार से करोगे इसका भी आपको बताएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। देखो जो डी एक्स वाई R1 है उसकी जगह अप्लाई किया तो वो आपको आपके दिमाग में ये आ रहा है जो डी एक्स वाई उसका चिन्ह लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर भी मान अप्लाई कर दिया और चिन्ह आ गया वो ग्रेटर देन आ गया, जबकि तो लेस देन है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन को लेकर आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान से समझे, देखिए अपन ने क्या किया है, ये किया देखो डी एक्स एक्स जीरो माइनस डी एक्स वाई, ये मान है, इसकी जगह ये मान लिखा और ये चिन्ह आ गया, तो दोनों में अंतर समझिए आप। यहाँ पे देखो में कहाँ पे अंतर है, ये सेम डी एक्स एक्स जीरो, इसका आप कोई भी मान अपनी तरफ से सोच लीजिए 5 4 3 कुछ भी, ठीक है। इसमें से डी एक्स वाई घट रहा है, इसमें से R1 घट रहा है, और इनमें संबंध ये है कि डी एक्स वाई छोटा है R1 बड़ा है, डी एक्स वाई तो छोटा है और R1 क्या है बड़ा है, डी एक्स वाई लेस देन R1। तो यहाँ पे यदि इनकी बात करें तो कौन सा बड़ा होगा, देखो यहाँ पे इनका कोई भी मान डिफाइन कर दो, जैसे डी एक्स एक्स जीरो उसका मान कितना है 5 है, ठीक है, और जो डी एक्स वाई है वो छोटा है, तो ठीक है, और R1 क्या है बड़ा है, तो जैसे जो डी एक्स वाई का मान ले लेते हैं 2 और R1 का मान ले लेते हैं 3। सिंपल वे में लीजिए चीजों को, तब जाके समझ में आएगी। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, जो डी एक्स वाई का मान 2 लिया है, R1 का मान कितना लिया है 3, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो मतलब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, वही तो चिन्ह आ रहा है देखो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपन ने जो मान अप्लाई किया उसकी तरफ देखिए डी वाई एक्स जीरो की बात करें तो डी जो आपका वाई एक्स जीरो है वो इस मान में या तो बराबर है या इससे बड़ा है। तो देखो अपन ने यदि अपन एग्जांपल के लिए आप ध्यान से सोचो तो डी एक्स एक्स जीरो माइनस जो डी एक्स वाई है उसका मान अपने पास है 3, ठीक है, इसका मान आया है 3, इसका मान आया है 2। एक बार एग्जांपल के लिए आप समझो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब जो डी ये आकर जो वाई एक्स जीरो है, अगर इस कंडीशन की बात लो तो यदि इसका मान 3 है इस एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो जो डी वाई एक्स जीरो है उसका मान या तो 3 है या फिर 3 से बड़ा है नहीं, ठीक है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो या तो इसके बराबर है या इससे बड़ा है, इसका मान हमने कितना लिया है 3,
तो डी एक्स वाई का मान या तो 3 है या फिर 3 से बड़ा है, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। ओके, बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर वन, डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर वन, तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि जो डी आपका वाई एक्स जीरो है वो इस मान से बड़ा है। इसका मान कितना है 2, हमने इसका मान कितना लिया है 3 लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, 7 लिया है। तो ये देखो ये मान 3, 4, 5, 6, 7 ये 2 से बड़े नहीं है क्या, 2 से बड़े है ना, तो इसीलिए देखो डी वाई एक्स जीरो डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर वन, ये क्या होगा ग्रेटर देन। आप इसका मान समझ सकते हो कितना, इसका मान 2 समझ सकते हो, इसका मान कितना समझ सकते हो, इसका मान आप 3 समझ सकते हो। ओके, और इसका मान कितना समझ सकते हो, यदि बराबर है तो 3 और यदि बड़ा है तो 4, 5, 6, 7। तो जब 3, 4, 5, 6, 7 वो 3 के बराबर है या उससे बड़े हैं, ठीक है, तो जो 3, 4, 5, 6, 7 है वो 2 से भी क्या होंगे, बड़े ही तो होंगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, ये प्रत्येक मान की जगह आपको कोई ना कोई अपनी तरफ से स्विच मान लेना है, जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ। जैसे कि मैंने देखो इसका मान 2 लिया, इसका 3 लिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, फिर ये मान लिया तो इनको लेके हल कर लिया, देख लिया ये 2 है, 3 है, ये तो 3 के बराबर है, 3 से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब ये तो बराबर हो सकता है, लेकिन यदि डी एक्स वाई आर वन से छोटा हो गया तो ये बराबर नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। कौन, डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर वन। उम्मीद करता हूँ आपके ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। और अधिक समझने के लिए आपको स्वयं को एग्जाम्पल लेने चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई भी मान लीजिए 6, 7 है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अप्लाई करके देखोगे तब जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखो नहीं तो एक बार समझ में आएगा और फिर ये साफ हो जानी है। ओके, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्वयं एग्जाम्पल लीजिए, देखिए कंडीशनों को सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मान अप्लाई करने के बाद। कोई डाउट नहीं, आगे देखिए। अब जो R1 है उसका मान अप्लाई करेंगे R के बदले, ये प्रोसेस वहां पे था। तो R1 का मान आप देख लीजिए डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर, जहां पे केवल आपने R1 का मान अप्लाई किया। ये माइनस का हो जाएगा डी एक्स एक्स जीरो और प्लस का आर, डी एक्स एक्स जीरो से कैंसिल, क्या आ गया अपने पास, डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर देन आर। अब सोचिए कि क्या ये कंडीशन पहले भी कहीं आई है, ग्रेटर देन। देखो ग्रेटर देन तब आई है जब ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, और लेस देन इक्वल टू नहीं है मतलब वो समर्थ गोलक में नहीं है। शुरू में देख लीजिए हमने लिखा है कि नॉट लेस देन इक्वल टू, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से आप क्या बोलोगे, डी वाई एक्स जीरो नॉट लेस देन इक्वल टू आर। ये और ये अपन दोनों भी लिख चुके हैं, अभी वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको इससे मतलब है, कंडीशन से मतलब है। ओके, अब ये नहीं है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अवयव y बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर। ये क्या इसमें होगा, अगर ये इसमें होता तो मान क्या आता, डी वाई एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू आर, अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन समवर्त गोलक की। अब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मतलब y है वो समवर्त गोलक एस एक्स जीरो आर का अवयव नहीं होगा इसकी परिभाषा से, और इसका अवयव नहीं होगा तो किसका अवयव हो जाएगा, ये y बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर एक्स। यही अपने को प्रूव करना था। आप देख लीजिए अपन यहाँ लेके चले हैं y बिलोंग्स टू एस एक्स आर वन,
ये अवयव लिया हमने, आप देख लीजिए, और ये इस अवयव को आपने दिखा दिया एस एक्स जीरो आर डैश में। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि ये जो आपका विवर्त गोलक है एस एक्स आर वन, ये कंटेन करेगा इसमें एस एक्स जीरो आर डैश में, ये कंटेन करेगा। तो एस एक्स जीरो आर डैश है वो विवर्त समुच्चय होगा, ये विवर्त समुच्चय होगा, तो समवर्त समुच्चय कौन हो जाएगा एस एक्स जीरो आर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से देखो, आपने एक अवयव लिया था ये y बिलोंग्स टू इसमें एस एक्स आर वन में, और अपने को इतना पता था कि अपने को ये दिखाना है y बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर एस। अगर ऐसा दिखाएंगे तभी होगा एस एक्स आर वन कंटेनिंग एस एक्स जीरो आर डेस। ठीक है, इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब y नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए एस एक्स जीरो आर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे से भी सोच सकते हो जहां से अपन इसको प्रूव किया है। ये नॉट बिलोंग्स टू मतलब इसकी परिभाषा से डी वाई एक्स जीरो, अगर ये इसका अवयव होता तो लेस देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, वही। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो डी वाई एक्स जीरो है उसका मान अपने को लेके चलना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो अपन एंड प्रॉपर्टी ली है उसमें अपन ने डी जो आपकी वाई एक्स जीरो उसका मान नहीं लिया है, अपन लेके चले यहाँ पे डी एक्स एक्स जीरो, क्योंकि जो आर का मान है, सॉरी आर वन का जो मान है वो है डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर के पदों में। इससे पहले वाले में था आर माइनस डी एक्स एक्स जीरो, इसलिए उसको चेंज करना पड़ा। मान लेके चलोगे आप डी एक्स एक्स जीरो का एंड फोर प्रॉपर्टी से, फिर तो वाई बीच में आ जाएगा, तीसरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए जो y है वो अवयव आ गया किसका एस एक्स जीरो आर डैश का। तो आपने लिया था y बिलोंग्स टू एस एक्स आर वन, और आपने प्रूव कर दिया y बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर डैश। तो इसका मतलब ये हुआ एस एक्स आर वन वो कंटेनिंग करेगा एस एक्स जीरो आर डैश में। इसका मतलब ये कंडीशन है विवर्त समुच्चय की, एस एक्स जीरो आर डैश एक क्या हो जाएगा विवर्त समुच्चय, जिसमें जो आपका अवयव था इसका ये एक्स अवयव दिया था आपने किसमें एस एक्स जीरो आर डैश में। इसको मानकर के अंदर कोई विवर्त गोलक लेना है, और वो विवर्त गोलक इसी में होना चाहिए आपको, जिसको विवर्त समुच्चय प्रूफ करना होता है। इसका मतलब यहां से क्या बोलोगे कि एस एक्स जीरो आर डैश है वो एक विवर्त समुच्चय है, ये विवर्त समुच्चय है, तो समवर्त समुच्चय कौन हो जाएगा संवर्त समुच्चय कौन होगा एस एक्स जीरो आर एक संवर्त समुच्चय। ये स्टेटमेंट कहाँ से है जो आपको नोट लगवा के लिखवाया, इससे पहले वाली क्लास में जो अपनी थ्योरम हुई वहां से हो जाएगा।
द्वितीयक समष्टि में संवर्त दोलक है वो क्या होता है, संवर्त समुच्चय। एस सक्सीलॉस अपने संवर्त दोलक लिया था और इसको संवर्त समुच्चय क्लोज सेट प्रूफ करती है। ओके, ये अपनी थ्योरम थी। ठीक है, तो इसको देखो, हाँ जो वैसे समझोगे तो ये बहुत बड़ी है, ऐसे करके सोचोगे तब ये थ्योरम नहीं हो पाएगी। ओके, आप इतना सोचिए कि अपने को सिर्फ है ना परिभाषाएं याद करनी है, अपने को कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, जो अब तक पढ़ा उसको काम में लेना है, और बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि इस थ्योरम में ये काम में आएगा, इस थ्योरम में ये काम में आएगा। ओके, तो जो विवर्त समुच्चय कंडीशन है जिसे पहले वाले अपने थ्योरम प्रूफ की। ओके, और इसके अलावा यदि कोई कंडीशन आ जाती है कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो वहाँ के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप उनका कोई भी अपनी तरफ से मान लीजिए, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, कोई भी कंडीशन हो, आप उसमें अपनी तरफ से मान रखिए और देखिए कि वो कंडीशन उन मानों के लिए सेटिस्फाई होती है या नहीं होता है। जैसे कि अपन ने किया, आप स्वयं जब तक नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, तो आपको मैं यही कहूँगा कि भले ये क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन हो वो अच्छे से होना चाहिए, उसको आपको हर स्टेप को अच्छे से करना होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया, रटना नहीं है। ठीक है, और अगर परिभाषा याद होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगी, तो रटने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। रटने की जरूरत तभी पड़ती है जब अपने को कोई चीज़ क्लियर नहीं है। ओके, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो परिभाषाएं हैं वो अच्छे से देखिए, जो हमने प्रूव किया है वो अच्छे से याद कीजिए आप, और ये जो थ्योरम है ये एक दूसरे से ना जुड़ी हुई थ्योरम है, ये आपने देख लिया है। एक स्टेटमेंट है वो दूसरे में काम आ रहा है, दूसरे का पहले में काम आ रहा है, इस तरीके से। और थोड़ा सा प्रोसेस ये अपन ने जो की है थ्योरम, यही थ्योरम अपन ने विवर्त बोधक के लिए की थी कि दूरिक समष्टि में प्रत्येक विवर्त बोधक है वो विवर्त समुच्चय होता है। तो सेम टू सेम प्रोसेस था, वहाँ पे भी M4 प्रॉपर्टी काम में ली थी। तो इस तरीके से थोड़ा आप उसको याद एक दूसरे से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे भी M4 प्रॉपर्टी काम में ली, यहाँ पे भी M4 प्रॉपर्टी काम में ली, वहाँ पे भी जो R1 का मान आया था वो R के रूप में आया था, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। यहाँ पे भी R1 का मान है वो R के पदों में है, ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक ये माइंड में क्लियर नहीं होंगी, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार में समझ में आने वाली है नहीं चीज़ें, 2 बार 3 बार इनको आप लिख कर अच्छे से याद कीजिए, तब जाके ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो आप पढ़ना, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।